निफ्टी में एक राउंड अच्छा अपसाइड आना चाहिए, लेकिन बीच-बीच में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएँगे बिकॉज़ जो ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन है वो अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जो फ्यू डेवलपमेंट्स जो मैंने 1-2 दिन के देखे और सुने उसमें यही है कि एक तो बहुत अच्छी तारीफ हो रही है इमर्जिंग मार्केट्स की जिस तरह से इन्फ्लेशन कंटेन किया है और दूसरा कुछ डेटा जो यूएस में आए वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो रेट राइज का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। वो तो लग रहा था शायद बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा तो उनके पास वैसे भी रूम नहीं है, तो कहीं न कहीं वो भी एक थोड़ा कम्फर्ट दे सकता है। तो नेट-नेट मुझे ये समझ में आ रहा है कि अ, मार्केट ऐसे लेवल पे है जहाँ से पलटना चाहिए, पलटना बहुत ज़रूरी है और पलटेगा तो अच्छा खासा पलटेगा। कहाँ तक जाएगा ये तो प्रीएम्प्ट करना ठीक बात नहीं होगी मेरे लिए। लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि 16,800 और जो निफ्टी बैंक का लो बन गया 38,600 के आसपास का, ये लो हमारे लिए बेस है। इसी बेस को लेके सारी एनालिसिस, सारे पोजीशन बनने हैं। सेक्टर वाइज़ थोड़े अलग डेवलपमेंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्मॉल कैप और निफ्टी ऐसे पोजीशन से पलट रहे हैं जिसमें सिचुएशन बहुत अच्छा बनना चाहिए। जी। सिचुएशन अच्छा बनना चाहिए यानी अच्छी उम्मीदें अभी आप सुमेश कह रहे हैं कि यहाँ तक कहानी ठीक है। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि जो ज़्यादा संभावना है कि शायद जो हमें निचले स्तर दिखे हैं निफ्टी के लिए, जैसे आपने कहा 16,800, उसके नीचे जाने की संभावना अब कम रहेगी और जब तक इसके नीचे नहीं गया तब तक यही मानकर चलें कि बाजार पलट चुका है। बिल्कुल सही बात है। 18,100 से 200 के रेंज में एक एनालिसिस लगेगा बिकॉज़ मैं इस पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीटली अभी से रूल आउट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है भी तो नेकलाइन 16,800 का ही रहेगा और शोल्डर का अपर साइड 18,100 के आसपास का रहेगा। तो वो एनालिसिस भी करेंगे, मतलब 18,100 की तरफ हम पहुँचेंगे। तो जो बुधवार को मैं 20-40% कैश लेवल जाने की बात कर रहा था, शायद अब वो नहीं करूँगा। मैक्सिमम 10 टू 15% का कैश लेवल जाने की बात करेंगे और फिर ट्रेलिंग लेवल पे कैश लेवल बढ़ाने की बात करेंगे। मतलब ये कि उस जो बुलिश सिचुएशन लगता है, जब वो फेल हो जाएगा, तब और फर्दर कैश लेवल बढ़ाएँगे। अदरवाइज़ 10-15% वाला कैश लेवल तक ही रखेंगे। तो नेट-नेट मुद्दा यही है कि 16,800 टू 18,100 ये रेंज फिलहाल निफ्टी का रीड करते हैं और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली फर्दर इसको स्ट्रेच देते जी। हैं। अच्छा सुमेश, ये जब आप हेड एंड शोल्डर की संभावना कह रहे हैं तो उसको जरा एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें हेड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, शोल्डर कौन से आप देख रहे हैं? ये बहुत क्लियर वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है। आप ये कह तभी तो सकते मुझे हैं, आपसे पूछना पड़ा है। हाँ, ये आप मान सकते हैं कि जो डेट क्या आ रहा है, 30 सितंबर का जो लो है, 30 अ, सितंबर। जी। हाँ, जी। और जो हमारा 20 मार्च का लो है, इन दोनों के लाइन को मिला लीजिए, यही आपका नेकलाइन फॉर्म करेगा और इसके लेफ्ट में शोल्डर बना हुआ है जो कि दिख रहा है, राइट में बना हुआ नहीं है। लेकिन राइट का जिस तरह का इंक्लिनेशन है, वो मुझे ये एक जी। अच्छा या मतलब एक शोल्डर ये यहाँ से आप कह रहे हैं ये शोल्डर बना हुआ है? करेक्ट है। जी। तो ये शोल्डर है बना हुआ, लेकिन जो राइट साइड का हेड का जो पोर्शन है, मुझे इतना कंफर्टेबल फिलहाल नहीं रख रहा है कि राइट साइड में भी उसके लेकिन शोल्डर फॉलो। दाहिनी तरफ अभी शोल्डर बना कहाँ है फिर? मैंने इसीलिए बोला पोटेंशियल मैंने वर्ड यूज़ किया। जी। इसलिए एनालिसिस में 18,100 को थोड़ा इम्पोर्टेंस देंगे उसके आसपास और देखेंगे क्या बिहेवियर, और सबसे जी। ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ। पिछला शोल्डर भी अगर आप देखें तो वही आप कह रहे हैं कि 18,100 के आसपास वो पहले वाला बायाँ वाला कंधा जा रहा है। वो है प्लस पूरा जो भी फॉल है, उसका जी, 62% रिट्रेसमेंट है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें और एक वहीं पर आपका एक स्विंग हाई भी बन रहा है। हाँ, तो एक माहौल वहाँ पे बनेगा, इसलिए वहाँ पे 18,100 से थोड़ा डेविएशन हो सकता है एकदम से।
वैसे फुल जी, स्टॉप वाला सिचुएशन नहीं मानना है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को एनालाइज़ करते हुए इसको डिसीजन लेना पड़ेगा। इन आइसोलेशन तो नहीं ले पाएँगे। जी। चलिए, तो 18,000 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि चाल उससे आगे बढ़ती है या वहाँ पर कहीं अटकती है। अगर 18,000 तक जाता है और वहाँ पर चाल अटकती है, तो उसका पहला संकेत क्या होगा? ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन वहाँ पे जाने का मतलब ये रहेगा कि आपके 50, 100, 200 सारे डीएमए सबके नेगोशिएट ऊपर? जी। तो उसके बाद जब तक 50 डीएमए एटलीस्ट नहीं टूटेगा, तब तक तो मान के चलना होगा कि ठीक है, लेकिन टूट गया, तब फिर लगेगा कि शायद हेड एंड शोल्डर्स वाला रीडिंग लेकिन रखना। अभी तो नीचे से ही ऊपर पार करना है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज की बाधा बाकी है, 50 डे मूविंग एवरेज की बाधा बाकी है। दर्शकों को यहाँ थोड़ा समझा दें कि जो अ, यहाँ पर लाल रेखा दिख रही है, ये है 200 दिनों का मूविंग एवरेज और ये जो बैंगनी रेखा ऊपर से आती हुई दिख रही है, ये है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज और यहाँ पर एक रिस्क, एक जोखिम शोमेश ये भी है कि अगर जल्दी से यहाँ से ऊपर नहीं निकले, तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे-नीचे ही बने रह गए कुछ समय तक, तो फिर आपका ये डेथ क्रॉस भी बनेगा। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की ओर काट भी सकता है। बन सकता है, सही बात है। डेथ क्रॉस भी बन सकता है। मतलब इससे बचने की सूरत एक ही है कि अभी जैसी तेजी हमें पिछले 2 दिनों में दिखी है, वैसी ही धुआंधार तेजी हमें अगले कुछ दिनों में दिखे और ये सारे 17 500 600 इन सब के ऊपर निकल जाएँ। हाँ, वो ज़रूरी है, लेकिन शायद ये एक बार में नहीं निकलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर इसका नहीं है। नॉर्मली ये जो फिनोमेनन होता है मार्च एंड का, ये एक जी। बार ही पुल बैक तो लेके आता है, लेकिन फिर थोड़ा कंसोलिडेशन भी देता है। तो फिर अगर कुछ दिनों तक अटक गए, मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते अटक गए, तब तो डेथ क्रॉस बन ही जाएगा। फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेथ क्रॉस अकेला कुछ नहीं करने वाला बिकॉज़ बहुत लंबे कंसोलिडेशन से हम चले आ रहे हैं। डेथ क्रॉस अब 1.5 साल के बाद 18-19 महीने के बाद डेथ क्रॉस बनेगा भी तो उसको कितना वैल्यू देना है, वो भी देखना है क्योंकि सामने हमारे पास फंडामेंटल्स इतने वीकेंड नहीं हो रहे हैं ना, फंडामेंटल्स फ़ेवरेबल हो रहे हैं। अब मीडियन प्राइस लेवल, मीडियन पीई लेवल सब हमारे फ़ेवर में आ रहे हैं, इन्फ्लेशन फ़ेवर में आ रहा है, यील्ड्स फ़ेवर में आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट पीक हो रहा है, तो ये सब चीज़ें फ़ेवर में आ रही हैं इसलिए अकेला डेथ क्रॉस को बहुत ज़्यादा तो भाव नहीं देने वाले हैं अभी हम। हाँ, लेकिन अगर 16,800 टूट गया तो देयर इज़ नो अदर एनालिसिस फिर कोई एनालिसिस करनी। जी। तो फिलहाल लक्ष्मण रेखा वही है, मतलब 16,800 वो आपके पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन भी है और वहीं पर रिसेंट बॉटम भी है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा और अगर शायद हम दूसरे रिट्रेसमेंट की तरह से देखें, मतलब अभी जो हमने ऊपर से नीचे वाला रिट्रेसमेंट लगाया है, इसको थोड़ा पलट देते हैं। जो हाल का बॉटम था, उसका रिट्रेसमेंट अगर टॉप से लगाते हैं, तो उसमें भी ये कह सकते हैं कि 61.8% रिट्रेसमेंट से थोड़ा ऊपर अभी फ़िलहाल बाज़ार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सुमेश कह रहे हैं कि 17,500 के आसपास आपकी अच्छी एक परीक्षा होगी और वो लगभग 17,500 के आसपास आपका 38.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है, वहीं पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है और 2-4 दिन रुक गए तो 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पर आ जाएगा। तो सब आकर के इकट्ठा 17,500-600 के आसपास जो है अपनी कहानी सुनाएँगे। फिर वहाँ पे ये सभी मिलके एक साथ पिकनिक मनाएँगे, फिर हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा। जी। तो मोटे तौर पे फिर अभी 2 पॉइंट्स निकल कर के तो सबसे पहले आ रहे हैं, मतलब 17,500 के आसपास थोड़ा एक गुच्छा बन रहा है और नीचे 16,800 इनके बीच की कहानी अभी है। जब इन दोनों में से कोई एक लेवल पार हो तो फिर उसके बाद आगे के लेवल्स की बात हो। वो भी बात है और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने अपनी पोज़ीशनिंग बाय डिप्स की कर दी है। तो बाय डिप्स मेरा तब तक मेंटेन रहेगा जब तक 16,900 की निफ्टी एटलीस्ट क्लोज नहीं मिले। 16,800 तो फाइनल मार्क है ही, लेकिन जब तक 16,900 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं मिले, मैं रनिंग में तो पकड़ने नहीं जा रहा। लेकिन बाय डिप्स का कर दिया है। पॉसिबल है कि गैप भरने के लिए किसी दिन निफ्टी आए नीचे 17,100 के नीचे
तो वो बाइंग सिचुएशन बनेगा और फिर 16,900 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के सारी पोजीशनिंग करनी है। ऐसा फिलहाल देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी होता है कि ये डेटा जितने क्लियरली मुझे दिख रहा है, इतना सिंपल डेटा है कि सभी को दिख रहा है। तो इसका कितना सिग्निफिकेंस होगा, उसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो थियरी कहती है, खरीदारी तो ऐसे ही होगी। जी। तो यहाँ पे एक तो सोमेश जी ने जो बताया कि गैप, तो यहाँ पर गैप दिखा देते हैं कौन सा वाला है। गैप यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं सोमेश कि इसका नीचे वाला हिस्सा देखें तो 17,100 के आसपास कहीं बनता है। उस दिन का जो हाई है वो है 17,126 का। तो 17,126 से शुरू होकर के फिर आप शुक्रवार का लो देख लीजिए 17,205 का। ये इस गैप का रेंज है। इस गैप को भरने के लिए अगर निफ्टी वापस थोड़ा नीचे आता है तो वो सोमेश कह रहे हैं कि खरीदारी का लेवल होगा। मतलब वहाँ पर अभी जब तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं कटती है 16,800 की, तब तक हमें खरीदारी के नज़रिए से ही बाजार को देखना चाहिए। ये सोमेश जी की राय अभी साफ साफ बन रही है। तो बाजार पहले जो सेल ऑन राइज जैसा था, जहाँ पर लगातार हमें रुझान कमज़ोर दिख रहा था, उसके मुकाबले अब रुख बदला हुआ है। यहाँ पर नीचे जब भी दिखे बाजार तो वहाँ पर खरीदना है, एकदम भागते हुए में पकड़ के नहीं खरीदना है। मोटे तौर पे निफ्टी के बारे में राय ये। अब बैंक निफ्टी पे भी नज़र डाल लेते हैं सोमेश जी। निफ्टी बैंक क्या कह रहा है आपको? निफ्टी बैंक ये कह रहा है कि इसका हायर लो का पैटर्न तो क्लियर है, तो 39,300 का के अच्छा, पास जो हायर लो का पैटर्न जब आप कह रहे हैं तो मैं दो तरीके से देख सकता हूँ इसको। एक तो ये कि 14 दिसंबर का जो टॉप बना हुआ है वहाँ से हमें लगातार लोअर हाई ही दिख रहे हैं। लेकिन जब आप हायर टॉप कह रहे हैं तो शायद आप कह रहे हैं कि ये जो 16 मार्च का बॉटम है उसके बाद से। बिल्कुल, तो ये फर्स्ट साइन है और बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, लेकिन फर्स्ट साइन है और निफ्टी पे व्यू अलग है। तो हो सकता है कि ये हायर बॉटम का सपोर्ट बने, प्लस पैरामीटर पे निफ्टी बैंक जिस दिन बुधवार को ही बाय डिप्स हो गया था, जो हमने उस दिन बात भी की थी। तो निफ्टी बैंक इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि इसमें पैरामीटर पे बाय डिप्स है, तो हो सकता है ये हायर लो में कन्वर्ट हो और इस लेवल पे सपोर्ट भी मिलता है। इन सब के साथ 41,300 200 का जो रेंज है वो अभी भी जैसे प्रॉब्लम था वो है, तो उसके निकले बगैर तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं कह सकते हम बैंक को, लेकिन बैंक का अपसाइड ओपन होता है अप टिल 42,000 विथ द करंट लो इन प्लेस। ओके, तो इसमें भी बाय डिप्स का ही सिचुएशन है। जो एग्रेसिव हैं वो अपना नीचे रख सकते हैं 39,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रिस्क, लेकिन जो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं उनके लिए 39,300 ही ऐसा प्लेस है जिसके नीचे केयरफुल होना पड़ेगा। बाकी जी, लग रहा है 39,300 मतलब आपका अभी 27 मार्च के आसपास जो बॉटम बने हैं उनको परफेक्ट। देखते हुए। जी, और थोड़ा आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप 39 तक देखें या उससे पहले जो आपका 16 मार्च का बॉटम है वहाँ पे नज़र रखें? हाँ, वही मैंने बोला कि जो एग्रेसिव हैं वो नीचे का लो ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनको इमीडिएट जो उस पे लेना। जी, और अगर ये पार करता है, मतलब अभी तो आप कह रहे हैं कि 42,000 तक जा सकता है, तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी या अभी उसके आगे भी कोई अगला स्टेशन दिखता है? देखिए, अब अभी यही है कि मुँह खोलना ठीक चीज़ नहीं है। अगर मार्च फिनोमेनन को कंसीडर करूँ तो फिर से नया हाई, लेकिन जब तक हो ना जाए, ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी है कि थियरी को भी बड़े जी, धीरे-धीरे लेके चलना नया हाई पड़ेगा। मतलब 44,000 के ऊपर फिर? होना तो वही चाहिए, लेकिन सैक्रोसैंट अच्छा, मतलब ठीक है, सीधी और उसकी पहली शर्त ये है कि 42,000 के ऊपर टिके, क्या ये मान के चलें? या उससे पहले भी कोई लेवल है जिसके पार हो जाने के बाद आप कहेंगे कि नहीं अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं बची? मुझे तो जो लो है लेटेस्ट लो वो भी होल्ड करे
और 2-3 जी। महीने टाइम भी स्पेंड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रीडिंग लें नैस्डैक में क्या हो रहा है, रीडिंग लें S&P में क्या हो रहा जी, है। वहाँ पे टाइम ठीक वाइज़ है। कंसोलिडेशन चल रहा है। तो तो यहाँ पे वो दर्शकों के लिए समझने वाली बात है, मतलब सोमेश जी जब कहते हैं कि 44,000 नया हाई, तो ये सब का मतलब ये नहीं कि कल होने जा रहा है। 2-3 महीने तक भी आराम से सोमेश जी बैठे रहेंगे और फिर 2-4 महीने बाद याद दिलाएँगे, मैंने बोला था ना नया हाई होने वाला है। हाँ, तो लेकिन डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है, सिचुएशन वैसा है जी, और ये मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ मार्च का जो फिनोमेनन है उससे और जो करंट लो है उससे। टाइम स्पेंड हमने 18 महीने कर लिया है। अब हमारे पास 21 महीने तक का टाइम है, टोटल 3 महीना और। इसलिए मैं 2-3 महीने कह रहा हूँ। तो 2-3 महीने भी यहाँ पे रह गया तो आप समझे पौने 2 साल का कंसोलिडेशन। इसके बाद आप ऑलमोस्ट 30% का निफ्टी में 30 नहीं भी तो 25% का निफ्टी में आप ईपीएस जोड़ दीजिए। तो उतना सस्ता हो गया है आपका मार्केट। उसके बाद 3 महीने के बाद आप रेट इंक्रीज़ की शायद बात ना करें। फिर हम बात करें पॉज़ हो गया है, फिर हम शायद बात करें कि 9 महीना 12 महीना में कटना शुरू हो सकता है, वो सब बातें शुरू होंगी। तो मार्केट तो आगे देखता है, फॉरवर्ड लुकिंग है। तो अगर 9-12 महीने आगे देखने लगे यहाँ से 3 महीने जाने के बाद तो स्टॉक मार्केट के लिए फ़ेवरेबल चीज़ होगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे अपना कट ऑफ बना लीजिए जो लेटेस्ट लो है उसको और मार्च फिनोमेनन को याद रखिए। और ये दोनों चीज़ को सपोर्ट लेके आगे जाइए। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से मार्केट नया लो नहीं बनाएगा, मेरे कहने से थोड़ी चलेगा। लेकिन मैं नंबर्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर्स आपके लिए यही समझ के बता रहा हूँ कि जो मार्च का लो है इसको आप सैक्रोसैंक्ट मानिए। अपनी सारी पोज़ीशनिंग कीजिए, लेकिन मार्च का लो छूट गया, तो फिर अपनी सारी पोज़ीशनिंग को हटा दीजिए। फिर कहाँ रुकेगा मार्केट उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रिस्क और रिवार्ड आप बात करेंगे तो फिलहाल रिवार्ड के फ़ेवर में सिचुएशन ज़्यादा है बिकॉज़ जस्ट मार्च का लो बना है। तो उससे और बाकी 18,100 के पास तो असेसमेंट करेंगे ही करेंगे। जी।